हेलो एवरीवन, एजी फिजिक्स बाई एन के चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र कुलहरी। 12th क्लास की फिजिक्स का आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे अपन विभव मापी कहते हैं उसका अध्ययन आज अपन करेंगे। ये जो विभव मापी है ये आप लोगों के थ्योरी के बोर्ड एग्जाम के अंदर 2 नंबर का प्रश्न है वो इस टॉपिक से निश्चित रूप से पूछा जाता है। और ये इसके प्रैक्टिकल लैब के अंदर अपने 4 एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, निश्चित रूप से उनमें से कोई एक प्रैक्टिकल है वो आप लोगों से पूछा जाएगा। दूसरा, इसके ऊपर डिपेंडेंट बहुत सारे वाइवा के इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं जो ना केवल अपने प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान बल्कि आपके जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनमें भी इस टॉपिक से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत कम रहते हैं, इसके फंडामेंटल जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये विभव मापी क्या होता है, इसकी बनावट, इसकी रचना, इसकी कार्य प्रणाली, इन सब के बारे में अपन बाद में चलेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि विभव मापी बेसिकली है क्या और क्यों यूज किया जाता है, कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। आप लोगों ने 2 मीटर पढ़े हैं, 2 मीटर कक्षा 10 से लेकर के आज तक। एक आप लोगों ने वोल्ट मीटर पढ़ा है और एक आपने एमीटर पढ़ा है। सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि वोल्ट मीटर क्या काम आता है। तो आप लोगों का प्रश्न होगा कि सर वोल्ट मीटर है वो सेल का विभवांतर नापने के लिए कह सकते हैं, किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं 2 टर्मिनल के या किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापने के लिए अपन वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं। लेकिन जो वोल्ट मीटर होता है वो एग्जैक्ट या 100% प्योर रीडिंग नहीं देता है। क्यों रीडिंग अच्छी नहीं देता है उसके बारे में अपन पहले पढ़ते हैं कि वोल्ट मीटर के द्वारा जो रीडिंग्स बताई जाती हैं उनमें क्या त्रुटि रहती है, और फिर उस वोल्ट मीटर के द्वारा बताई गई त्रुटियों को दूर करने के लिए, यानी कि किसी विद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच एग्जैक्ट विभवांतर नापने के लिए जो उपकरण काम में लिया जाता है उसे विभव मापी कहते हैं। बाद में इसके और भी प्रयोग पढ़ते हैं, यानी कि अपन विभव मापी के द्वारा और भी कई भौतिक राशियां हैं जिनको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इसका जो महत्वपूर्ण उपयोग है, मुख्य जो इसका यूज़ है वो आप लोगों का प्योर विभवांतर कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पढ़ते हैं कि जो आपका वोल्ट मीटर होता है वो इम्प्योर या अशुद्ध वैल्यू किस तरीके से देता है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा इलेक्ट्रिक सर्किट बनाऊंगा कि ये मान लीजिए मेरे पास कोई ये करंट आ रहा है, एक वायर है और इस वायर में यहाँ पर कोई एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ, और इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो अपने पास R है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कोई 2 पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंटों के बीच में मुझे विभवांतर निकालना है। और मैं आपको कह देता हूँ कि ये जो परिपथ का एक छोटा सा पार्ट है, इस परिपथ में यहाँ पे जो करंट बह रहा है वो I करंट है। तो अगर आप लोग अपना सिंपल ओम का नियम जो होता है V इज टू आई का, का अपने बेसिक फंडामेंटल्स यूज़ करोगे तो मैं आपसे कहूँगा कि इन दोनों बिंदुओं के बीच कितना विभवांतर है कैलकुलेशन के द्वारा बताइए। तो आप कहेंगे कि सर V इज टू आई आर का फॉर्मूला होता है, I करंट इसमें आ रहा है, R इसका प्रतिरोध है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। लेकिन उसको नापेंगे किससे? सर उसको नापने के लिए अपन वोल्ट मीटर यूज़ करेंगे। ठीक है भैया, वोल्ट मीटर यूज़ करेंगे। वोल्ट मीटर को कहाँ कनेक्ट करोगे? सर जिन 2 बिंदुओं के बीच अपने को विभवांतर कैलकुलेट करना होता है उनके बीच में अपन वोल्ट मीटर के दोनों वायर जोड़ देते हैं। तो ये मान लीजिए मैंने 2 वायर हैं वो यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं। यहाँ पे मेरे पास ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर का एक टर्मिनल मैंने एक बिंदु पे और दूसरा जो वायर है वो दूसरे बिंदु पे कनेक्ट कर दिया है। चलिए, यहाँ से आने वाला ये जो आई करंट है वो जब इस ए पॉइंट के ऊपर पहुँचेगा, इन दोनों पॉइंट्स के नाम दे देता हूँ मैं ए एंड बी। जब ए पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा तो उसको आगे कितने रास्ते मिलेंगे? सर उसको आगे 2 रास्ते मिलेंगे, 2 रास्ते मिलेंगे। चलिए, तो यहाँ से कुछ ना कुछ करंट तो जाएगा, यानी इस वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वो अनंत नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? यदि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत हो जाएगा उस स्थिति में तो इसके अंदर से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, और जब इसके अंदर से कोई धारा प्रवाहित ही नहीं होगी तो ये खुद रीडिंग नहीं देगा, इसकी जो सुई है उसमें विक्षेप नहीं आएगा, यानी कि इसके अंदर से अल्पमान की विद्युत धारा है वो तो प्रवाहित होगी। तो मैं कह देता हूँ कि यहाँ से इस वोल्ट मीटर के अंदर से प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है उसको मैं आई डैश कह देता हूँ। तो यहाँ से जब आई डैश करंट जा रहा है तो बाकी कितना करंट यहाँ पे शेष रह गया? सर अपन किरचॉफ का संधि नियम लगाएं तो आई करंट यहाँ से आ रहा है, आई डैश करंट है वो इसमें से चला गया तो कुछ कम करंट हो जाएगा। कितना? आई डैश करंट है वो वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ से जाने वाला जो करंट है वो आपका आई माइनस आई डैश हो जाएगा।
अब आप ओम का नियम लगा दीजिए, क्योंकि इसको वोल्टमीटर ही तो नापने वाला है और वोल्टमीटर नापेगा तो V इज इक्वल्स टू आई आर नापेगा, और वास्तव में इसके अंदर से जाने वाला करंट है वो आपका I माइनस आई डैश हो जाता है, यानी वास्तविक वैल्यू से कुछ कम है। यानी इन दोनों सिरों के बीच में जो विभवांतर आपके सामने इस वोल्टमीटर के द्वारा नापा जाएगा वो कुछ वास्तविक वैल्यू से कम होगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए, अब आप कह सकते हैं कि सर एग्जैक्ट विभवांतर नापने के लिए अपने को यहाँ पे एक ऐसा वोल्टमीटर लगाना चाहिए जिसका प्रतिरोध अनंत हो, और जब इस वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत हो जाएगा तो इसके अंदर से कोई करंट नहीं जाएगा और ए और बी के बीच में एग्जैक्ट विभवांतर की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन उस स्थिति के अंदर वोल्टमीटर है वो वर्क नहीं करेगा। इसलिए आप लोग ये कह सकते हैं कि एक अच्छा वोल्टमीटर जो होता है वो अपने अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, और उस स्थिति में वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध है वो अनंत होना चाहिए। तो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आता है कि आदर्श वोल्टमीटर जो होता है उसका प्रतिरोध कितना होता है। तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, लेकिन एक्चुअल में कोई भी प्रतिरोध है वो आइडियल, कोई भी आपका वोल्टमीटर है वो आइडियल नहीं है, आदर्श नहीं है। दूसरा, छोटी कक्षाओं के अंदर ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो वोल्टमीटर होता है इसे हमेशा समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है, इसको यहाँ पे श्रेणी क्रम के अंदर क्यों नहीं जोड़ा जाता। आपने अभी देखा है कि वोल्टमीटर के अंदर से बहुत कम मान की धारा जानी चाहिए, और इसके लिए क्या बनाया जाता है कि वोल्टमीटर का प्रतिरोध है वो बहुत अधिक बनाया जाता है। तो यदि आप इस वोल्टमीटर को इस प्रतिरोध के श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ देंगे तो इसका खुद का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होने के कारण परिपथ के अंदर से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसलिए परिपथ के अंदर से जाने वाली धारा को नहीं रोके, उसके ऊपर कोई अवरोध पैदा ना करे, और इसका जो प्रतिरोध है वो बहुत उच्च होता है। इसकी वजह से वोल्टमीटर को समांतर क्रम के अंदर जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि वोल्टमीटर है वो वास्तविक वैल्यू से कुछ कम वैल्यू आपको कैलकुलेट करके देता है। ठीक है, तो अब एक्चुअल वैल्यू जो है, वास्तविक वैल्यू है, वो कैसे पता चले। तो सर इसके लिए अपन एक काम कर सकते हैं कि ए और बी बिंदु के बीच में यहाँ पे जो वोल्टमीटर है, इस वोल्टमीटर की जगह एक ऐसा उपकरण काम में लिया जाना चाहिए जो यहाँ से आने वाली जो करंट है उसको काम में ना ले। यानी अगर इसको खुद को कहीं से करंट चाहिए तो वो अपने हिसाब से ही ले। जिस दो बिंदुओं के बीच में आपको विभवांतर नापना है उस ब्रांच में जाने वाली जो करंट है उसमें से कोई भी हिस्सा है वो खुद के अंदर से प्रवाहित ना करे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक आदर्श वोल्टमीटर का निर्माण किया गया है जिसे अपन विभवमापी कहते हैं। तो ये आप लोगों ने बेसिक सी चीज़ यहाँ पे समझी है। तो अभी आपने जो महत्वपूर्ण बातें समझी हैं उनको मैंने यहाँ पे लिखने का प्रयास किया है कि विभवमापी का मुख्य उपयोग है वो विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। दूसरा, वोल्टमीटर है वो वास्तविक विभवांतर से कुछ कम वैल्यू मापता है, कुछ कम मान मापता है। यानी वोल्टमीटर के द्वारा जितनी रीडिंग आपको दी जाती है एक्चुअल में वहाँ पे जो वैल्यू है वो उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी। आदर्श वोल्टमीटर है उसका प्रतिरोध है वो अनंत होता है। चलिए, अब अपन सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो विभवमापी है इसकी बनावट कैसी होती है। विभवमापी की अपन बनावट की चर्चा करेंगे, उसके बाद में अपन इसके सिद्धांत के बारे में और इसके उपयोग के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोगों को मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि दो उपकरण आपके सामने आपको अपने लेबोरेटरीज़ के अंदर मिलेंगे जो लकड़ी के फट्टों के ऊपर रखे होंगे। एक होगा जिसमें 1 मीटर लंबा तार होगा और दूसरा होगा जिसमें 1 मीटर लंबाई का जो तार है वो 10 फेरों के रूप में, राउंड के रूप में लगा होगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये विभवमापी का एक चित्र है जिसके दो बिंदु हैं ए और बी जहाँ पे स्क्रू लगे हुए हैं, और इन दोनों के बीच में एक 10 मीटर लंबा तार है जिसे 1 मीटर के राउंड के रूप में कनेक्ट किया गया है। अब आप लोगों के दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये तार है वो 10 मीटर लंबा क्यों होता है, क्या इसे कम किया जा सकता है, क्या इसे ज़्यादा बनाया जा सकता है, क्या ये किस पदार्थ का बना होता है, क्या इस पदार्थ की जगह कोई दूसरा पदार्थ यूज किया जा सकता है कि नहीं। ये जितने भी प्रश्न आप लोगों के दिमाग में आ रहे हैं एक्चुअल में ये प्रश्न आपके दिमाग में आने चाहिए, क्योंकि यही प्रश्न हैं जो आप लोगों से वाइवा की परीक्षा के दौरान पूछे जाने हैं। तो इन सब प्रश्नों के बारे में अपन विस्तार पूर्वक इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर विभवमापी है उसकी बनावट के बारे में, उसका एक बेसिक सा डायग्राम है वो और इसका वर्णन यहाँ पे लिख देता हूँ। विभवमापी की बनावट पे चर्चा करें तो यहाँ पर एक आपको बहुत छोटा सा डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है।
ये एक लकड़ी का फट्टा है, बड़ा आकार का। इसकी जो लंबाई है वो थोड़ी 1 मीटर से ज़्यादा है और इसकी जो चौड़ाई है वो आधा मीटर से कम होती है। इसके ऊपर एक तरफ एक किनारे पर ये 1 मीटर लंबा 1 मीटर का स्केल होता है जो इसके ऊपर फिक्स होता है, और इसके ऊपर यहाँ पे ये पहला एक स्क्रू लगा हुआ है और इस स्क्रू से 1 मीटर लंबा ये एक तार है। किसका बना होता है, इसी पदार्थ का क्यों बना होता है, सब चर्चा करेंगे। और 1 मीटर पे जाने के बाद में इसकी लंबाई है वो ज़्यादा ना बढ़े, इस लकड़ी के फट्टे की लंबाई ज़्यादा न लेनी पड़े, इसलिए इस तार को इधर से घुमा करके और इस तरफ ले लिया जाता है। फिर इसकी लंबाई जब 2 मीटर हो जाती है तो अगेन इसको यहाँ से राउंड कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये घूमते घूमते इसका जो अंतिम बिंदु है जिसे अपन बी पॉइंट कह रहे हैं, तो इस वायर की जो टोटल लेंथ है वो आपकी 10 मीटर की हो जाती है। उसके बाद में इसके किनारे के ऊपर एक विसर्पी कुंजी, जैसा कि अपन ने कल के वीडियो के अंदर चर्चा करी थी, एक पेन के आकार का एक लोहे का टुकड़ा या अलग धातु का टुकड़ा बना होता है जिसके एक सिरे के ऊपर स्क्रू होता है। उसके ऊपर आप वायर जोड़ सकते हैं और जैसे मैंने पेंसिल पकड़ रखी है उसी तरीके से उस विसर्पी कुंजी को आप तार के किसी भी बिंदु के ऊपर टच करवा सकते हैं और टच करवा के अपन गैल्वेनोमीटर के अंदर रीडिंग चेक करते हैं। किस तरीके से रीडिंग देखते हैं वो सारा अपन कार्यविधि के अंदर पढ़ेंगे। अभी अपन बात कर रहे हैं केवल विभव मापी के बनावट की। तो इसका बहुत सीधा सा कंस्ट्रक्शन है, तो इसके बारे में अपन पहले यहाँ पे नोट लिख लेते हैं। तो विभव मापी की बनावट के बारे में अपन ने सिंपल सा एक छोटा सा नोट लिखा है कि विभव मापी में एक लकड़ी के फट्टे पर 10 मीटर लंबा मैग्नीन का हो सकता है या कॉन्स्टेंटन का हो सकता है या फिर यूरेका का हो सकता है, तीनों में से किसी भी एक मिश्र धातु का हो सकता है, का तार होता है जो 1 मीटर लंबाई के 10 समान भागों में व्यवस्थित रहता है। टोटल लेंथ इसकी 10 मीटर है लेकिन एक एक मीटर के फेरों के रूप में कुछ इस तरीके से व्यवस्थित रहता है, जिसके किनारे पर एक 10 मीटर लंबाई का लकड़ी का स्केल लगा होता है। एक तरफ यहाँ पे 1 मीटर लंबा लकड़ी का स्केल लगा होता है। एक विसर्पी कुंजी लगी होती है, इसके यहाँ पे एक विसर्पी कुंजी लगी होती है जिसे आप तार के ऊपर कहीं पर भी पेन की तरह उठा करके स्पर्श करवा सकते हैं। तो ये आप लोगों के पास विभव मापी का बहुत सिंपल सा बनावट है, लेकिन इसका जो सिद्धांत है विभव मापी का वो थोड़ा सा टफ है। अगर आप इसको बहुत ढंग से बारीकी से समझेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा और कोई भी डाउट नहीं रहेगा। लेकिन यदि आप इसे ऊपर ऊपर समझने का प्रयास करेंगे या फिर रटने का प्रयास करेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। चलिए अपन बात करते हैं अगले टॉपिक में विभव मापी का सिद्धांत। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि बार बार इस तरीके का डायग्राम बनाना मुश्किल होता है। विभव मापी का इस तरीके का डायग्राम बनाना मुश्किल होता है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि ये जो ए और बी बिंदुओं के बीच में 10 मीटर लंबा तार लगा होता है, इसको अपन सिंपल एक वायर की तरह ऐसे दिखा देंगे। यहाँ पे अपन पॉइंट ए लिख देंगे और यहाँ पे पॉइंट अपन बी लिख देंगे, और ये टोटल जो वायर है वो अपन कहेंगे कि ये 10 मीटर लंबा है। तो इसको अपन, हालांकि रियल में होता ये राउंड के शेप में इसी तरीके से है, लेकिन जब अपन डायग्राम बनाएंगे, विद्युत परिपथ चित्र बनाएंगे, उस समय अपन सिंपल इसको ए बिंदु और बी बिंदु के बीच में, अब जब डायग्राम की बात करेंगे तो सर आप लोग ये कहोगे कि सर यहाँ पे आपने ए पॉइंट लिया है, यहाँ पे आपने बी पॉइंट लिया है। तो लेकिन रियल में जब आप लेबोरेटरी में जाओगे तो आपको ए पॉइंट और बी पॉइंट है वो दोनों एक ही तरफ हैं, लेकिन ये जो वायर है वो 10 मीटर लंबा है। अपन सुविधा के लिए डायग्राम आसानी से बनाया जा सके इसलिए ए और बी पॉइंट के बीच में यहाँ पे 1 मीटर लंबा या छोटा सा वायर दिखाएंगे, लेकिन कहेंगे अपन यही कि ये 10 मीटर लंबा वायर है। कहाँ पे जाकर के आपको एविक शेप की स्थिति प्राप्त करनी है उसके लिए आप लोगों के पास ये डायग्राम भी आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए। चलिए अब अपन पढ़ते हैं विभव मापी का सिद्धांत। अब हम विभव मापी का सिद्धांत समझेंगे। विभव मापी का जो सिद्धांत है उसकी नोट्स हैं वो मैं आप लोगों को इसी वीडियो के एंड के अंदर बना दूंगा, लेकिन पहले आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। देखिए नोट्स जो हैं वो आप लोगों की जितनी भी रेफरेंस गाइड हैं सब में उपलब्ध हैं, लेकिन विभव मापी का जो सिद्धांत है वो समझना थोड़ा सा मुश्किल है। इवन मैं ये कहूँगा कि आपकी पूरी फिजिक्स के अंदर यदि सबसे ज़्यादा मुश्किल यदि कोई थोड़ा बहुत टफ सिद्धांत है तो वो केवल विभव मापी का सिद्धांत है। लेकिन मैं आप लोगों को इतना विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से सुनते हैं, एंड तक सुनते हैं और धीरे धीरे समझते जा रहे हैं, और यदि आप इसकी स्क्रीन को पॉज करते हुए साथ साथ लिखते जा रहे हैं तो आप निश्चित रूप से बहुत अच्छे तरीके से इसके सिद्धांत को समझ पाएंगे। देखिए
पहले मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, अभी आप इसको नोट्स मत समझना, नोट्स जब लिखेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। ये आपका ए और बी बिंदु है, और ए बी बिंदु के बीच में ये जो तार आपको दिख रहा है ये वही तार है जो अपना विभवमापी के ऊपर लगा हुआ था। 10 मीटर लंबा तार है, ठीक है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता तो ये है कि ये जिस धातु का है वो फिक्स है, मैग्नीन का, कॉन्स्टेंटन का या फिर यूरेका का हो सकता है, इसके अलावा अपन नहीं लेंगे। चलिए, क्यों नहीं लेंगे इसके अलावा वो अपन वाइवा के प्रश्नों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रखिए। दूसरा, इसकी जो मोटाई है वो हर जगह से समान होती है, यानी ऐसा नहीं है कि कहीं से ये थोड़ा ज़्यादा मोटा है या कहीं से थोड़ा कम मोटा है। और इसके लिए एक सुझाव ये भी दिया जाता है कि जब कभी भी आप इसके ऊपर विसर्पी कुंजी रख करके रीडिंग लेने वाले हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपने विसर्पी कुंजी रखी, उसके बाद में आपको विसर्पी कुंजी यहाँ तक लेके जाना, फिर विसर्पी कुंजी को थोड़ा और आगे रखना है, तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं, आलस्य करते हैं, थोड़े से लेज़ी हो जाते हैं और वो इस विसर्पी कुंजी को इसके ऊपर ऐसे रगड़ करके ले जाते हैं। रगड़ने से क्या होगा कि आपके हाथ का जो दबाव है वो पड़ने से इसकी जो मोटाई है तार की वो परिवर्तित हो सकती है, जिससे इसके परिणाम बदल सकते हैं। तो अपन बात कर रहे थे कि ये मान लीजिए आपका 10 मीटर लंबा तार है, और मैं ये कहूँगा कि इस 10 मीटर लंबे तार का जो प्रतिरोध है वो 10 ओम है। हालांकि ऐसा है नहीं, इसकी वैल्यू कितनी है वो अभी अपन नहीं लिखेंगे, लेकिन केवल एग्जाम्पल लेकर के अगर अपन समझेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसकी लंबाई है वो भी 10 मीटर है, L बराबर 10 मीटर है, और इसका जो कुल प्रतिरोध है वो भी मैंने 10 ओम मान लिया है। तो 1 मीटर लंबाई का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1 मीटर लंबाई का? तो आप कहेंगे कि सर 1 मीटर लंबाई का जो प्रतिरोध है, मान लीजिए मैं ऐसे डायग्राम बना देता हूँ, ये इसकी लंबाई 1 मीटर है तो इसका प्रतिरोध है वो 1 ओम हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप ये मान सकते हैं कि ये दूसरा तार है तो इसका प्रतिरोध 1 ओम हो जाएगा, फिर ये तीसरा टुकड़ा है तो ये 1 ओम हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके ऊपर ये 10 ओम का टोटल प्रतिरोध है। चलिए, अब आप क्या करेंगे कि ये जो बैटरी लगी हुई है, इस देखिए विभवमापी में दो तरीके के परिपथ काम में लिए जाते हैं। विभवमापी के जितने भी आप यूज़ पढ़ेंगे उसमें दो परिपथ अपन काम में लेंगे। एक ये जो ऊपर आपको परिपथ नज़र आ रहा है इसके बारे में मैं बताऊंगा, इसे अपन प्राथमिक परिपथ कहते हैं, प्राइमरी सर्किट कहते हैं। और एक दूसरा परिपथ और लगाया जाता है जिसे अपन द्वितीयक परिपथ कहते हैं। तो पहले अपन इस प्राथमिक परिपथ के बारे में समझ लेते हैं। तो क्या होगा कि ये जो ए पॉइंट है इसके ऊपर आप लोगों को एक बैटरी लगानी है, और उस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपको ए पे जोड़ना है। उसके बाद में यहाँ पे एक स्विच लगाना है जिसे अपन K1 कह देते हैं, क्योंकि अपने को 2-3 स्विच की ज़रूरत पड़ेगी तो अपन K1, K2, K3 इस तरीके से कह देंगे। और यहाँ पे ये एक धारा नियंत्रक लगा हुआ है। धारा नियंत्रक का काम क्या होता है उसके रिगार्डिंग भी वीडियो हमने सेपरेट अलग से पोस्ट किया हुआ है, उसको आप जाकर के अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। धारा नियंत्रक का काम होता है कि परिपथ में प्रतिरोध की वैल्यू को बढ़ाना या कम करना। जब प्रतिरोध की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो परिपथ में बहने वाली धारा कम हो जाएगी, और यदि आप इस धारामापी के द्वारा लगने वाला प्रतिरोध कम कर देंगे तो परिपथ में बहने वाली धारा की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे एक धारामापी लगा हुआ है, और इसका जो दूसरा सिरा है वो विभवमापी के तार के बी पॉइंट के ऊपर कनेक्टेड है। क्लियर है? चलिए, अब क्या होगा, मैं आपसे एक बात ये कहता हूँ कि ये जो तार है केवल इसी का प्रतिरोध है, बाकी कोई भी वायर जितने कनेक्टेड हैं, ये जो धारामापी है इसका भी प्रतिरोध आपने 0 लगा रखा है प्रारंभ में। ये जो बैटरी है ये भी आदर्श सेल है। आदर्श सेल का मतलब क्या होता है? आदर्श सेल नाम आते ही आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि सर इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0 होता है, तो इसका भी कोई प्रतिरोध नहीं है, और बाकी ये जो वायर लगे हुए हैं इनका भी प्रतिरोध नहीं है। यानी आप ये कह सकते हैं कि बाकी के पूरे परिपथ का प्रतिरोध है वो 0 है। ठीक है, तो अब क्या होगा, मान लीजिए ये जो बैटरी लगी हुई है इसको भी भैया मैं कह देता हूँ कि ये 10 वोल्ट की बैटरी है। आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझना। तो ये V का मान आपके पास 10 वोल्ट आ गया, और ये V की मान की वजह से इस परिपथ में इस तार के ऊपर जिसका प्रतिरोध आपके पास 10 ओम है इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो सर ओम का नियम कहता है कि I = V/R। V मेरे को 10 दे रखा है और प्रतिरोध टोटल जो दे रखा है वो भी मेरे को 10 दे रखा है, तो मेरे पास 1 एम्पियर का करंट आ जाएगा इसके अंदर। यानी इस परिपथ में बहने वाला करंट कितना हो जाएगा आपके पास? सर 1 एम्पियर का करंट हो जाएगा। ठीक है, यानी आपके पास यहाँ से इस परिपथ में 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। वो 1 एम्पियर का करंट है वो इस 1 ओम के प्रतिरोध से भी जाएगा, इस दूसरे ओम के प्रतिरोध से भी जाएगा, इस अगले वाले हिस्से से भी जाएगा, यानी इसके हर एक हिस्से से होकर के वो 1 एम्पियर का करंट जाएगा।
तो जब 1 एम्पियर का करंट जाएगा तो वापस ओम के नियम के अनुसार V इज इक्वल्स टू आई आर, इस पहले वाले टुकड़े के ऊपर प्रतिरोध विभवांतर कितना हो जाएगा? सर करंट 1 एम्पियर है, प्रतिरोध इसका 1 ओम है तो 1 वोल्ट हो जाएगा। यानी कि इस तार का जो, इस बैटरी का जो विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट है, वो सारा का सारा 10 वोल्ट है, वो इस तार के ऊपर समान रूप से डिवाइड हो जाता है। समझ लीजिए किस तरीके से, आपने 1-1 मीटर के 1-1 ओम के प्रतिरोध के टुकड़े ले लिए तो इनके ऊपर 1-1 वोल्ट की वैल्यू आ गई। नहीं आई समझ में? यानी और कहीं तो कोई प्रतिरोध है ही नहीं, वो पूरा का पूरा विभवांतर है वो इस तार के ऊपर वितरित हो जाता है। जैसे अभी के लिए 10 वोल्ट है और आपने इसकी लंबाई भी 10 मीटर लगा रखी है, तो 1 मीटर के ऊपर कितना विभव हो जाएगा? 1 मीटर के ऊपर अभी आपने कैलकुलेट भी कर लिया कि सर 1 मीटर के ऊपर 1 वोल्ट का विभव हो जाएगा। तो मेरी बात समझ में आ रही है? यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तार का प्रतिरोध आपने R ले रखा है और ये जो बैटरी का जितना विद्युत वाहक बल है वो सारा का सारा आप वोल्टेज के रूप में ले लीजिए। तो ये जितना विभव पतन इस बैटरी का है वो पूरा का पूरा इस तार के सिरों के ऊपर हो जाएगा। दूसरे तरीके से आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। किस तरीके से? कि यहाँ पे आपके पास पॉइंट ए और बी 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंटों के ऊपर एक इस तरफ का परिपथ जुड़ा हुआ है और एक बीच का परिपथ जुड़ा हुआ है। तो 2 बिंदुओं के बीच में 2 लाइनें, यानी इन दोनों परिपथों का पहला बिंदु भी ए पर है, दोनों परिपथों का दूसरा बिंदु भी बी पर है, तो ये दोनों शाखाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर क्रम में मानी जाएंगी और समांतर क्रम के अंदर विभवांतर की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है। तो जितना विभवांतर इस बैटरी का है वो पूरा का पूरा इस तार के ऊपर समान रूप से वितरित हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये इस पूरे तार के ऊपर विभव पतन कितना हो गया? V हो गया। इस पूरे तार की लंबाई कितनी है? सर हमने L मान रखी है, मान लीजिए L मान रखी है। जब इसकी लंबाई आपने L मान रखी है और इस तार के ऊपर पूरा का पूरा विभव पतन है वो V है, जो कि इस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर है, तो इसकी एकांक लंबाई के ऊपर ध्यान देना, एकांक लंबाई पर विभव पतन कितना हो जाएगा इस तार की? सर पूरा का पूरा विभव पतन तो V है और लंबाई इसकी L है, तो एकांक लंबाई पर जाने के लिए अपन L का इसमें भाग लगा देंगे, तो ये इसका विभव पतन हो जाएगा और इसे अपन X से प्रदर्शित करेंगे। और ये जो आप लोगों का पॉइंट है वो इस विभव मापी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसे अपन विभव प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। तो विभव मापी के तार के ऊपर एकांक लंबाई का जो विभव पतन है उसे अपन विभव प्रवणता कहते हैं और यही मुख्य रोल निभाने वाला है इसके सिद्धांत के अंदर। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लेना है, ठीक है? अब अपन क्या काम करते हैं, अभी अपन विभव मापी के सिद्धांत की बात करते हैं और इस विभव मापी का मैं एक दूसरा डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ, उसको आप समझिएगा। ये मान लीजिए आपका वही विभव मापी का 10 मीटर लंबा तार है। ए पॉइंट के ऊपर अपन जाएंगे, पहले एक बैटरी जोड़ देंगे, उसके बाद में एक स्विच जोड़ देंगे, उसके बाद में एक धारा नियंत्रक जोड़ देंगे। ये वाला जो तार है, ये जो तीर का निशान है, ये हमेशा यहाँ से टच होना चाहिए। जब आप अपन प्रैक्टिकल की फाइल तैयार करोगे उस समय आपको ये डायग्राम है वो बहुत जगह बनाना पड़ेगा और अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि इस तीर के निशान को इससे थोड़ा दूर छोड़ देते हैं, जिससे आप लोगों के मार्क्स हैं वो कट सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्लस माइनस लिखा, इसको मैंने K1 लिखा, ये RH है और ये सेल का विद्युत वाहक बल EP कह दिया। तो ये तो प्राथमिक परिपथ हो गया। ये वो परिपथ है जिससे ये विभव मापी है करंट लेता है। और आपने अभी इसी वीडियो के प्रारंभ में पढ़ा था कि सर विभव मापी है वो किसी परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच का या किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापने के काम आता है। सर वो काम तो वोल्टमीटर भी करता है, लेकिन वोल्टमीटर क्या है, परिपथ में से थोड़ी सी धारा खुद के काम में ले लेता है, जिससे अच्छी रीडिंग नहीं आ पाती है। यही तो बात थी। और अपन ने कहा था कि एक अगर ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना लिया जाए जो खुद के काम में लेने के लिए जो आवश्यक करंट है वो कहीं और से ले लेगा, और कहीं और से जब करंट ले लेगा तो जिन बिंदुओं के बीच में आपको विभवांतर मापना है वहाँ से कुछ भी एनर्जी नहीं लेगा, परिणाम स्वरूप वो एग्जैक्ट रीडिंग देगा। तो ये विभव मापी है, ये विभव मापी का वो परिपथ है जो खुद के काम में आने वाले करंट को यहाँ से लेने वाला है। अब आपको क्या करना है, आपको जिस सेल का विद्युत वाहक बल कैलकुलेट करना है, ज्ञात करना है,
उस सेल को अब आपको यहाँ पे नीचे जोड़ना है और उसे कहते हैं अपन द्वितीयक परिपथ। तो वहाँ पे जाने के लिए आपको क्या करना है, वापस ये जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट के ऊपर आपको वो जो दूसरा सेल है जिसका विद्युत वाहक बल आपको कैलकुलेट करना है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल ही यहाँ जोड़ना है। यानी दोनों जितनी भी बैटरीज जुड़ेंगी सबका पॉजिटिव टर्मिनल है वो ए पॉइंट के ऊपर जुड़ना है। फिर ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, इसके आगे एक गैल्वेनोमीटर जोड़ना है और गैल्वेनोमीटर के बाद में एक विसर्पी कुंजी जोड़ देनी है। तो इस पॉइंट को कह देता हूँ मैं जे। अब ये जो विसर्पी कुंजी है वो आप लोग यहाँ से हटा कर के इस C1 पॉइंट के ऊपर भी कनेक्ट कर सकते हो और यहाँ से हटा कर के इसको इस C2 पॉइंट के ऊपर भी जोड़ सकते हो। लेकिन अपना उद्देश्य है सर इस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। तो इस सेल का विद्युत वाहक बल अपन किस तरीके से ज्ञात करते हैं उस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे कि कुंजी K1 इसके अंदर प्लग इन करेंगे, ऑन करेंगे, तो इस प्राथमिक परिपथ के अंदर विद्युत धारा बहनी शुरू हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से विद्युत धारा बहनी शुरू हो जाएगी। और आपने कह दिया कि ये जो तार है, इस तार की एकांक लंबाई के ऊपर विभव पतन यहाँ पे आपने कैलकुलेट कर रखा है। x बराबर v क्या है, अभी आपने कहा है कि सर प्राथमिक परिपथ में लगे हुए सेल का विद्युत वाहक बल है, तो ये EP है बटा में आप इसकी लंबाई जोड़ देंगे। अब मान लीजिए मेरे को यहाँ से लेके और यहाँ तक का इतनी दूरी का विभवांतर कैलकुलेट करना है। तो जब मेरे पास इस परिपथ के एकांक लंबाई का विभव पतन आ गया, एकांक लंबाई के ऊपर विभवांतर आ गया, तो जितनी ज़्यादा लंबाई के ऊपर विभवांतर निकालना है उसकी लंबाई से अपन एकांक लंबाई को मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ रही है। मान लीजिए मेरे को यहाँ पे 5 मीटर के लिए निकालना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, ये एकांक लंबाई का विभव पतन है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। यही तो समझ में आ रहा है। तो अब क्या होगा कि आप जब इस धारामापी की ये जो विसर्पी कुंजी है इसको आप C1 के ऊपर कनेक्ट करोगे, उसके बाद में आप C2 के ऊपर कनेक्ट करोगे, और ये जो बीच वाली स्थिति है, C वाली स्थिति है, इसके ऊपर आपको क्या होता है कि इस धारामापी में कोई विक्षेप प्राप्त नहीं होता है, जिसे अपन अविक्षेप की स्थिति कहते हैं। और आपको पता है कि अविक्षेप की स्थिति कब आती है कि जब परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 0 हो जाए, दोनों बिंदुओं के ऊपर विभव का मान समान हो जाए, तो उस समय उस शाखा में से कोई करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, तो इसे अपन अविक्षेप की स्थिति कह देते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है कि इस विसर्पी कुंजी को आप तार के एक पॉइंट से टच करना शुरू करोगे। जब आप टच करोगे तो इस धारामापी के अंदर मान लीजिए इस दिशा में विक्षेप आता है, उसके बाद में आप उस विसर्पी कुंजी को उठा करके एंड वाले सिरे पर ले जाओगे, तो आपको विक्षेप है वो दूसरी दिशा में आना चाहिए। यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक ऐसा बिंदु है जिस बिंदु के बराबर का जितना विभव पतन है उतना का उतना विभव पतन ही इस बैटरी का होगा, इस सेल का उतना ही विद्युत वाहक बल होगा। क्योंकि जब दोनों का विद्युत वाहक बल समान होगा तभी इस गैल्वेनोमीटर में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो वो पॉइंट कहाँ है, तो अपने को क्या करना है कि इस तार के ऊपर हर एक बिंदु के ऊपर इस विसर्पी कुंजी को कनेक्ट करना है। मान लीजिए वो अविक्षेप की स्थिति है, वो आपकी C पॉइंट के ऊपर आ जाती है। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि C1 के ऊपर क्या कहानी होगी और C2 के ऊपर क्या कहानी होगी। ध्यान से समझना कि जब आपने इसको C1 के ऊपर कनेक्ट किया तो ये जो A और C1 है, VAC1, यानी A और C1 के बीच का विभवांतर है, वो मान लीजिए कि आपका x तो एकांक लंबाई का विभव पतन और ये लंबाई मान लीजिए आपकी L1 है, तो ये हो जाएगा L1। ठीक है, और ये है आपके पास इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है जो आपको कैलकुलेट करना है, वो आपका है E कह दीजिए इसको। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल तो है नहीं, क्योंकि यदि दोनों इक्वल हैं तो उस समय तो इस गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो इस केस के अंदर ये वाली जो वैल्यू है वो आपकी कम है। कम किस लिए है, क्योंकि इसकी लंबाई कम है। इससे ज़्यादा लंबाई पर जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी तभी तो विभव पतन बढ़ेगा। तो आपने कम लंबाई ली है, इसका मतलब ये जो सिरा है AC1, इसके ऊपर विभव पतन है वो अज्ञात सेल के विद्युत वाहक बल से कम है। तो जब ये वाला विद्युत वाहक बल कम है तो उस समय प्रभावी कौन हुआ, उस समय ये बैटरी प्रभावी हो गई।
इसका इफेक्ट ज़्यादा हो गया और इसकी वजह से परिपथ में विद्युत धारा बहेगी इस बैटरी की वजह से, इस दूसरे परिपथ के अंदर। तो दूसरे परिपथ में इस बैटरी की वजह से विद्युत धारा बहेगी, तो उसकी डायरेक्शन होगी आपकी, ई से लिखना शुरू कर दीजिए। ई से जाएगा करंट पॉजिटिव से ए के ऊपर, ए से जाएगा C1 के ऊपर। ये तीन अलग अलग स्थितियां हैं, एक साथ तीनों नहीं है ये। C1 पर, C1 से जाएगा गैल्वेनोमीटर में और गैल्वेनोमीटर से वापस आ जाएगा बैटरी के अंदर। तो ये डायरेक्शन रहने वाली है। दूसरा, आप अविक्षेप की स्थिति के विपरीत ले जाओ, दूसरी तरफ ले जाओ, तो आप इस पॉइंट को C1 से उठा करके विसर्पी कुंजी को C2 के ऊपर ले जाओगे, दूसरी तरफ ले जाओगे। तो दूसरी तरफ ले जाओगे तो क्या होगा कि ये जो लंबाई है AC2, ये लंबाई मान लीजिए आपकी L2 है, ठीक है। ये लंबाई बहुत ज़्यादा है, तो जब ये लंबाई बहुत ज़्यादा है तो इसका जो विभवांतर होगा AC2 वो आपके इस अज्ञात सेल के विद्युत वाहक बल से ज़्यादा हो जाएगा। यानी इस स्थिति में क्या होगा कि ये जो सेल है इसके विद्युत वाहक बल से इस AC2 का विद्युत वाहक बल ज़्यादा है। यानी अब ये बैटरी है वो कमज़ोर पड़ रही है, और जब ये बैटरी कमज़ोर पड़ रही है तो इस वाले करंट की वजह से, इस वाले विद्युत वाहक बल की वजह से इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, और जब धारा प्रवाहित होगी तो उस समय करंट की जो डायरेक्शन है वो आपका इस बैटरी के अंदर की तरफ करंट आएगा। तो यहाँ से आपके पास A, E, फिर गैल्वेनोमीटर में जाएगा करंट, फिर यहाँ से आपका C2 में जाएगा करंट और फिर वापस A में आ जाएगा। ये करंट की दूसरी डायरेक्शन हो जाएगी। और इन दोनों के बीच में जब आप C पॉइंट के ऊपर रखोगे और वो जो लंबाई आएगी उसे मान लीजिए मैं VAC कह देता हूँ, और इसकी संतुलन लंबाई L है, इसे अपन संतुलन लंबाई कहते हैं। जिस स्थिति में अविक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है उसे अपन संतुलन लंबाई कहते हैं। तो यहाँ पे आपको संतुलन लंबाई प्राप्त हो रही है, तो संतुलन लंबाई प्राप्त होगी तो इस तार के ऊपर विभव पतन कितना हो जाएगा, यहाँ पर AC हो जाएगा। तो VAC की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? VAC की वैल्यू हो जाएगी कि x तो एकांक लंबाई का विभव पतन है और L लंबाई के ऊपर आपने लिया है, ये वैल्यू आ जाएगी, और यही वैल्यू आपके पास इस सेल की हो जाएगी। क्योंकि जिस स्थिति में अविक्षेप की स्थिति होगी तो अपन जानते हैं कि उस समय इन दोनों सिरों के ऊपर जो विभव पतन है वो बराबर हो जाएगा, विभवांतर है वो 0 हो जाएगा, और उस समय इस परिपथ के अंदर से कोई धारा है वो प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, तो वो जो पॉइंट है, जिस पॉइंट के ऊपर इसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, वही आपका संतुलन बिंदु है। उसकी लंबाई इस विभवमापी के किनारे पर लगी हुई जो मीटर स्केल है उसके द्वारा अपन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और प्रारंभ में सबसे पहले अपने को एकांक लंबाई का विभव पतन तो अच्छे से निकाल लेना चाहिए। जब एकांक लंबाई का विभव पतन आ जाएगा, संतुलन लंबाई आ जाएगी, तो दोनों को कैलकुलेट करके अपन V की वैल्यू निकाल लेंगे, और वो जो V है वही आपके इस बैटरी का विद्युत वाहक बल है। अब सर विभवमापी का उपयोग तो किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। तो जिन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर ज्ञात करना है वो दोनों बिंदु आपको इसके बीच में कनेक्ट कर देना है, ये दोनों बिंदुओं के बीच में कनेक्ट कर देना है। यानी इस बैटरी को हटा करके उसकी जगह आप लोगों को वो परिपथ जोड़ देना है। तो इस तरीके से अपन विभवमापी का उपयोग करते हैं। तो इस बात को आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अब अपन अपने नोट्स के अंदर चलते हैं, मैं आपको नोट्स लिख करके बता देता हूँ। थोड़ी स्पीड खींच करके चलेंगे, वीडियो की लंबाई ज़्यादा हो जाएगी। विभवमापी के सिद्धांत के नोट्स में सबसे पहले अपन ने ये डायग्राम बनाया है, थोड़ा ईजी डायग्राम है। AB इसका वायर है, ये इसका प्राथमिक परिपथ यहाँ पे पूर्ण हो रहा है, और ये नीचे द्वितीयक परिपथ सेकेंडरी सर्किट जुड़ा हुआ है जिस सेल का विद्युत वाहक बल अपने को कैलकुलेट करना है। ये आगे गैल्वेनोमीटर है, और ये जो C पॉइंट है वो अपन अविक्षेप की स्थिति की बात कर रहे हैं। जो अभी आपने C1 और C2 समझा है वो केवल समझने के लिए, नोट्स में लिखने की आवश्यकता नहीं है। और वो जो पॉइंट है जिसके ऊपर अविक्षेप स्थिति प्राप्त हो रही है वो उसकी लंबाई जो है, संतुलन लंबाई जो है वो आपकी L है, बिंदु A से उसकी लंबाई। तो पहले अपन इसके नोट्स में बहुत इजी मेथड में, इजी वे में लिखेंगे, ज़्यादा जो अपन ने समझने में बातें करी हैं वो सब लिखने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। कि विभवमापी में किसी अज्ञात विभवांतर या विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए इसकी जो तुलना है, यानी इस विभवमापी की जो तुलना है वो विभवमापी के तार के ऊपर, ये विभवमापी का जो तार है इस पर एक समान रूप से वितरित विभवांतर से करने पर, इस तार के ऊपर किस तरीके से विभवांतर है वो एक समान रूप से वितरित होता है, वो अभी अपन समझ चुके हैं। करने पर अविक्षेप की जो स्थिति प्राप्त होती है
उसके द्वारा मान प्राप्त किया जाता है। अविक्षेप की स्थिति के ऊपर जितना विभवांतर विभव पतन अपन उसे कहते हैं, जितना वैल्यू आपको प्राप्त होती है वही इस सेल का विद्युत वाहक बल होता है। अपन ने समझ लिया। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू आती है विभव प्रवणता की। तो अपने को यहाँ पर विभव प्रवणता की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे लिख लेनी चाहिए। तो विभव प्रवणता किसे कहते हैं? विभव मापी के तार पर, विभव मापी के तार पर एकांक लंबाई का विभव पतन, एकांक लंबाई का विभव पतन विभव प्रवणता कहलाता है। क्लियर है? और इसे अपन x के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। x इज इक्वल्स टू v अपॉन एल लिखते हैं। यहाँ पे मैं टोटल लंबाई को कैपिटल एल से लिख रहा हूँ। इस वायर की जो टोटल लंबाई है अपन ने जो ली है उसको मैं कैपिटल एल से लिख रहा हूँ। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है। और यहाँ पे ये जो v है, ये v क्या आ रहा है? ये v इस तार के सिरों के ऊपर टोटल विभवांतर है। अब आप कहेंगे कि सर v की वैल्यू है वो तो अपन ने e के बराबर में ली है। बेशक e के बराबर में ली है, परंतु इससे पहले अपन ने एक नोट जरूर मैंने आप लोगों से चर्चा करी थी कि e की वैल्यू यदि आप यहाँ पे लेते हैं तो ये जो धारा नियंत्रक है इसका प्रतिरोध 0 होना चाहिए, इस सेल का प्रतिरोध 0 होना चाहिए, बाकी इस पूरे परिपथ का जितना ये जो प्राथमिक परिपथ और जुड़ा हुआ है इसका प्रतिरोध 0 होना चाहिए। अब आप कह सकते हैं कि सर जरूरी तो नहीं है कि इसका प्रतिरोध 0 हो। बिल्कुल, इसका प्रतिरोध 0 होना आवश्यक नहीं है। तो अपन आगे विभव प्रवणता के टॉपिक में अलग से पढ़ेंगे कि किस तरीके से विभव प्रवणता है उसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। अच्छा, एक बात बताओ मेरे को, ये V क्या है? सिंपल, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। ये V क्या है? सर ये V इस तार के सिरों के बीच का विभवांतर है। ठीक है, इस तार के सिरों के बीच का विभवांतर है। आप इस दूसरे परिपथ को यहाँ से एक बार गायब कर दीजिए, डिस्कनेक्ट कर दीजिए। ये V क्या है? इस तार के ए बी बिंदु के बीच का विभवांतर है। अच्छा, ये विभवांतर कैसे कैलकुलेट किया? सर अभी के लिए है तो हमने ई पी के बराबर कह दिया। भैया ई पी के बराबर क्यों कह दिया? ई पी क्यों कह दिया? सर ई पी इसलिए कह दिया कि बाकी कोई प्रतिरोध नहीं है। बिल्कुल अच्छी बात है। अब यदि कोई बाकी का प्रतिरोध है तो इस परिपथ में बहने वाली जो धारा है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? मान लीजिए कि ये जो धारा नियंत्रक है इसका प्रतिरोध RH होता, ये जो बैटरी है इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r होता, और ये जो तार है इसका प्रतिरोध कैपिटल R होता, और आपके पास इस बैटरी का विद्युत वाहक बल EP दिया हुआ है। उस स्थिति में इस तार में से कितनी धारा प्रवाहित होती? सर ओम के नियम के अनुसार तुल्य प्रतिरोध निकालने अपन पहले, तुल्य प्रतिरोध का मतलब है सर ये सारे के सारे प्रतिरोध तो श्रेणी क्रम में हैं, तो जितने भी प्रतिरोध आपको दिए हुए हैं वो सब जोड़ देंगे और जोड़ करके इस बैटरी के विद्युत वाहक बल के अंदर उसका भाग लगा देंगे। तो सर हमारे पास इस परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा आ जाएगी। जब इस परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा तुम्हारे पास आ जाएगी तो ओम के नियम के अनुसार V इज इक्वल्स टू IR। I आपके पास आ गया, इस तार का प्रतिरोध आपके पास कैपिटल R है। यानी कि अगर इस परिपथ के अंदर धारा नियंत्रक का प्रतिरोध और बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ये भी अगर इसके साथ प्रभावी हो जाएगा तो केवल और केवल इस परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा ही तो परिवर्तित होनी है, क्योंकि जब परिपथ का प्रतिरोध परिवर्तित होगा तो विद्युत धारा ही परिवर्तित होनी है। और जब विद्युत धारा की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई तो अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए अभी बताता हूँ मैं। इसको अपन ये लिखेंगे कि सर V की जगह क्या लिखें? सर V की जगह इस परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा और इस तार का प्रतिरोध बट्टा में L, यही तो होगा ना। V इज इक्वल्स टू IR, इस तार के सिरों के बीच का विभवांतर, विभवांतर बराबर होगा धारा इंटू प्रतिरोध बटा लंबाई। विद्युत धारा कैसी होगी? यदि धारा नियंत्रक, एक एक बात कर लेता हूं मैं यहाँ पर, यदि धारा नियंत्रक का प्रतिरोध, ये एक्स्ट्रा बातें हैं आपको अलग से समझ लेनी है, नोट्स में भी लिख लेनी है, लेकिन परीक्षा के अंदर जनरली विभव प्रवणता की परिभाषा ही पूछी जाती है। तो आपको केवल विभव प्रवणता की परिभाषा में ये 1-1.5 लाइनें लिखनी है और ये एक छोटा सा इसका फॉर्मूला लिखना है। यदि धारा नियंत्रक का प्रतिरोध RH
बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ये कितना हो जाए? सर बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर से कह दें, एवं विभव मापी तार का प्रतिरोध, विभव मापी तार का प्रतिरोध कितना है? कैपिटल आर है। हो तो I बराबर क्या हो जाएगा? सर I बराबर हो जाएगा बैटरी का विद्युतवाहक बल बटा इन सब का प्रतिरोधों का योग, क्योंकि टोटल प्रतिरोध तो यही होना है। तो R कर दीजिए प्लस RH कर दीजिए प्लस कैपिटल R कर दीजिए। अब ये वैल्यू यहाँ पे आप रिप्लेस कर दो, किसके साथ में? X के साथ में। तो X बराबर क्या हो जाएगा? सर X में सबसे पहले तो मुझे I चाहिए, ये I हो गया, तो I की जगह लिख दीजिए ये EP अपॉन R प्लस RH प्लस कैपिटल R इंटू में कैपिटल R और बट्टा में L लिख दीजिए। इस कैपिटल R से ये कैपिटल R काट मत देना, क्योंकि ये जो बाकी के R और RH हैं इन्होंने अपने हाथ में चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, ये अपने पास में से इसके साथ भी इनका भी हिस्सा है, तो ये इसको जाने नहीं देंगे। अगर अकेला R होता तब तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाता। ठीक है, तो ये आपके पास X की वैल्यू इस तरीके से आपको कैलकुलेट कर लेनी है। अब यदि मान लो कि क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर कह दे कि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0 है, यदि धारा नियंत्रक जो है उसका प्रतिरोध 0 है, तो क्या हो जाएगा? अगर ऐसे स्थिति ले ली जाए, ये आपको बोल करके कह दिया जाए कि इसकी वैल्यू इतनी है, तब आप क्या करेंगे? तब आप लिखेंगे कि सर X इज इक्वल्स टू EP तो आपके पास रहेगा, बढ़िया, RH 0 हो गया, RH 0 हो गया, ये R और ये R यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये R और ये R यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? वापस L की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब कुछ एक बेसिक बातें और हैं, जैसा अभी आपने कहा है कि सर V इज इक्वल टू X अपॉन L है, V इज इक्वल्स टू IR होता है अपॉन L है। यदि आपको R की वैल्यू एग्जैक्टली नहीं दे रखी है तो R क्या है? R होता है किसी तार का प्रतिरोध, जिसका फॉर्मूला होता है रो L अपॉन एरिया, यही तो होता है, रो L अपॉन एरिया। तो इसकी जगह यदि आप लिखना चाहें कि रो L तार का प्रतिरोध, तो L से तो ये L कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन एरिया, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। और यदि आपको तार का एरिया नहीं दे रखा है तो आपको क्या दे रखी है? उसकी त्रिज्या दे रखी है। तो यदि तार की त्रिज्या आपको दे रखी है तो आप इसकी जगह πr² लिख सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं, वो एडिशनल चीज़ें हैं, आगे के चल करके यदि न्यूमेरिकल का थोड़ा सा लेवल अपर जाता है तब जाकर के आपको ये बातें लिखनी होती हैं। अदरवाइज़ केवल विभव प्रवणता की डेफिनेशन है वो इतनी सफिशिएंट है, लेकिन ये बातें सब अपने को अपने नोट्स में लिख लेनी चाहिए और समझ लेनी चाहिए। R है वो चालक तार का प्रतिरोध होता है, जिसका फॉर्मूला रो L अपॉन एरिया होता है, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा और एरिया की जगह अपन πr² लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि विभव प्रवणता के मात्रक की। विभव प्रवणता है, इसका मात्रक क्या होगा? तो विभव प्रवणता का मात्रक सर ऊपर तो विभवांतर है, तो विभवांतर का तो हो जाएगा वोल्ट, और नीचे दे रखी है लंबाई, तो लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर, तो वोल्ट अपॉन मीटर है वो इसकी यूनिट हो जाएगी, मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को विभव प्रवणता को केवल यहाँ तक लिखना है, अपने नोट्स के अंदर ये कहानी भी साथ में लिख लेनी है। तो इस तरीके से आपके पास जो अज्ञात सेल है जिसका विद्युत वाहक बल आप कैलकुलेट कर रहे थे, उसकी जो वैल्यू है वो V बराबर X है, वो इसकी विभव प्रवणता है, एकांक लंबाई का विभव पतन है, इनटू में संतुलन लंबाई हो जाएगी। संतुलन लंबाई क्या है? जहाँ पे L है वो अविक्षेप स्थिति की संतुलन लंबाई है, जो अपन गैल्वेनोमीटर के द्वारा देखते हैं कि उसमें करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। और मीटर सेतु के जो आपका विभव मापी है, उस विभव मापी के सहारे किनारे के ऊपर जो मीटर स्केल लगा होता है, उससे अपन इसकी लंबाई है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से अपना जो विभव मापी है वो वर्क करता है, कार्य करता है। तो यदि आप लोगों से विभव मापी का सिद्धांत पूछा जाता है तो आप लोगों को ये जो ऊपर अपने हेडिंग डाल करके लिखा है विभव मापी का सिद्धांत, यहाँ से लिखना कंटिन्यू करना है।
प्लस इसके अंदर ये जो विभव प्रवणता है वो इसी का ही सब टॉपिक है, तो वो भी आपको इसके साथ लिखना है और नीचे यहाँ तक चलना है। इस तरीके से आपका विभव मापी का सिद्धांत है वो क्लियर हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से समझना है, फील करना है, हर एक बात को अपने बंद आँखों से फील करना है, तब जाकर के आपका विभव मापी का जो सिद्धांत है वो कंप्लीट हो पाएगा। इसके बाद में अभी अपन एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, विभव प्रवणता जो है उसको प्रभावित करने वाले कारक। विभव प्रवणता को प्रभावित करने वाले कारक। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, थ्योरी के अंदर भी पूछा जा सकता है, प्रैक्टिकल वाइवा में भी आपसे पूछा जा सकता है। कौन कौन से एलिमेंट हैं, कौन कौन से इफ़ेक्ट हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो विभव प्रवणता को इफ़ेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिखा है कि विभव प्रवणता जो x है उसकी वैल्यू है वो v के ऊपर डिपेंड करती है। और v क्या है? v है वो प्राथमिक परिपथ के अंदर लगे सेल का विद्युत वाहक बल है। r प्राथमिक परिपथ में लगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 1 नंबर पे वैल्यू लिखता हूँ, प्राथमिक परिपथ में जो प्राथमिक परिपथ है उसमें लगे जो सेल लगा हुआ है, सेल के ईएमएफ विद्युत वाहक बल, उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है उस पर, ठीक है, और पर निर्भर करता है। या फिर आप इसी एक ही टॉपिक के अंदर पूरी बातें लिख दीजिए। ये तो प्राथमिक परिपथ के बारे में हो गया। उसके बाद में विभव मापी का जो तार है, विभव मापी के तार के पदार्थ, पदार्थ का मतलब है उसकी जो प्रतिरोधकता है, रो है, जो कि सबका अलग अलग वैल्यू होती है, हर एक पदार्थ के लिए रो की वैल्यू अलग अलग होती है। तो इसके ऊपर भी विभव प्रवणता है वो प्रभावित होती है। दूसरा, उस तार की मोटाई कह दीजिए, त्रिज्या कह दीजिए, या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कह दीजिए। विभव मापी के तार के पदार्थ, और यहाँ पे मैं सीधा लिख देता हूँ मोटाई द्वारा प्रभावित, ठीक है। तो ये कुछ कारक हैं जो विभव प्रवणता को प्रभावित करते हैं। दूसरा है विभव मापी में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। विभव मापी के प्रयोग के अंदर सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए, तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे सावधानियाँ लिखूँगा नहीं, आप लोगों को लिख लेनी है। सबसे पहला कि जो परिपथ होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, आपको लिखना है कि विभव मापी में प्राथमिक परिपथ में लगा हुआ ये जो सेल है और ये द्वितीयक परिपथ में लगा हुआ सेल है, प्राथमिक परिपथ में लगे हुए सेल का विद्युत वाहक बल दूसरे परिपथ में लगे हुए सेल से ज़्यादा होना चाहिए। यानी प्राथमिक परिपथ का सेल है वो ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, इसका ईएमएफ है वो ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों सर? क्योंकि यदि प्राथमिक परिपथ में लगे हुए सेल का विद्युत वाहक बल दूसरे परिपथ में लगे हुए सेल से कम हो जाएगा तो उस समय प्राथमिक परिपथ में करंट है वो भी द्वितीयक परिपथ से चला जाएगा और आपकी वास्तविक रीडिंग है वो नहीं आ पाएगी। एक बात। दूसरी, जितने भी सेल लगे हुए हैं परिपथ में उन सब का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बिंदु ए पर जुड़ा हुआ होना चाहिए। तीसरी बात, विभव मापी के तार की जो मोटाई है वो हर जगह समान होनी चाहिए। चौथी बात, इसके अंदर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा समय तक विद्युत धारा प्रवाहित करने से तार गर्म हो जाता है और उसके प्रतिरोध की वैल्यू है वो परिवर्तित हो जाती है। तो ये कुछ सावधानियां हैं, वो भी आप लोगों को अपने नोट्स के अंदर लिख लेनी है। तो इस तरीके से विभव मापी का जो सिद्धांत है वो अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। निश्चित रूप से यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न है वो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और ये सारे के सारे बेसिक क्वेश्चन हैं वो आप लोगों के प्रैक्टिकल वाइवा के दौरान भी आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद में अपन आगे चलेंगे, विभव मापी का उपयोग क्या क्या है, विभव मापी के अनुप्रयोग क्या क्या है। चलिए, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और अपना जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों का फीडबैक है। आपको जैसा भी वीडियो लग रहा है, पसंद आ रहा है, कोई भी अच्छा सजेशन है, आप ये समझते हैं कि सर अगर ऐसा कर दिया जाए तो वीडियो और ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो आपके सुझाव हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स के अंदर आमंत्रित हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।